नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है हमारे सभी न्यूज मित्रों का। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। सत्ता में अब बात करते हैं सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज जो पहली खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं, आपको एक ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाएंगे जिसका दीदार 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हुआ है। जिस लम्हे को देखकर आज करोड़ों राम भक्तों की आंखें नम हो गईं। खुद प्रधानमंत्री ने उस अलौकिक पल को लाइव देखा, यानी वो घड़ी जब रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक हुआ। फिर सत्ता में आज रिलीज हुई राजनीतिक फिल्म यूपी के 2 लड़के का 2024 एडिशन। आज 7 साल बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि बीजेपी 150 पर सिमट रही है। ओके, वैसे आज सत्ता में 2 लड़कों का 2017 वाला स्कोर कार्ड भी खोलेंगे। फिर आपको वीडियो गाइड के जरिए समझाएंगे आखिर बड़ी बड़ी इमारतों वाले दुबई में कैसे एक दिन में 1.5 साल के बराबर बारिश हो गई। 4 इंच की बारिश से रेगिस्तान में सैलाब आ गया। वैसे दावा यह है कि दुबई में कृत्रिम बारिश वाला प्रयोग उल्टा पड़ने से ऐसे हालात बने हैं। इसका सच आपको जरूर जानना चाहिए। और आज पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर कई शब्द बाण चलाए हैं। पीएम मोदी ने कहा 10 साल पहले उन्होंने कांग्रेस और वामपंथियों की लूट ईस्ट नीति को खत्म किया था। अब बीजेपी राज में एक्ट ईस्ट नीति पर काम किया जा रहा है। आज बंगाल में टीएमसी ने सीए और एनआरसी को रोकने वाला घोषणा पत्र जारी किया है। इसका नाम है दीदी की शपथ। और इसमें वादा किया गया है कि बंगाल में किसी भी कीमत पर ना तो सीएए लागू होगा और ना ही एनआरसी और यूसीसी भी नहीं आएगा। इसके अलावा मैनिफेस्टो में 10 मुफ्त सिलेंडर और 5 किलो राशन वाले वादे भी हैं। आज आपको सत्ता के कलेश का नया एपिसोड भी दिखाएंगे, यानी ऐसे बयान जिन पर सत्ता का कलेश छिड़ गया। इनमें से एक बयान असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का भी है, जिन्होंने गांधी परिवार पर अमूल बेबीज वाला तंज किया है। इस पर कांग्रेस और उनके सहयोगियों का पारा हाई है। और भारत के लिए आर्थिक फ्रंट पर एक शुभ समाचार आया है। आईएमएफ के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी की तूफानी रफ्तार आगे भी जारी है। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 0.30% से बढ़ाकर 6.8% तक कर दिया है। यानी भारत के विकास पर आईएमएफ को पक्का विश्वास है। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आध्यात्मिक कुंजी खोलते हैं प्रभु श्री राम के सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक पर। वो अद्भुत क्षण था, ये देखिए। आज रामनवमी है। पहले तो आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। वो दिन जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस पावन दिवस पर शुभ मुहूर्त में घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार, भजन, आरती, विधि विधान से विशेष पूजा के बीच सूर्यवंशी भगवान श्री राम का सूर्य तिलक किया गया। 60 सेकंड का यह वीडियो उसी पल की गवाही दे रहा है। अयोध्या में रामलला के मस्तक पर चमचमाती हुई सूर्य की यह रोशनी 500 साल बाद आए इस क्षण को बयां कर रही है। यह देखिए जरा, रामलला का सूर्य तिलक आज दोपहर 12:16 पर शुरू हुआ और 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर 75 मिलीमीटर का तिलक बनाती रही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली रामनवमी है। ऐसे में इस अद्भुत और अलौकिक क्षण का इंतजार करोड़ों राम भक्तों का था। आपको बताते हैं कि इस पल की प्रतीक्षा कैसे वर्षों से करोड़ों लोग कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। 500 वर्षों के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद रामनगरी में राम मंदिर का निर्माण हुआ और इस निर्माण में और प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली रामनवमी पड़ी है। और रामनवमी पर पहली बार रामलला का सूर्य तिलक किया गया। तमाम रिसर्च पेपर्स ये कहते हैं कि एक मानव पीढ़ी करीब 28 साल की होती है और इस लिहाज से आप देखेंगे तो 500 वर्ष में लगभग 18 पीढ़ियों के इंतजार के बाद आज रामलला का यह अद्भुत सूर्य तिलक हुआ। 500 वर्षों में लगभग 6000 महीने होते हैं, यानी 6000 महीनों के बाद रामनगरी में भगवान राम का सूर्य तिलक के साथ उनको देखा गया। यह क्षण नए भारत के इतिहास को सुशोभित कर रहा है। 43,82,000 से भी ज्यादा घंटों के इंतजार के बाद यह घड़ी आई है। आप सोचिए इस वीडियो के पीछे का संघर्ष कितना बड़ा और कितना लंबा है। भगवान राम की सूर्य तिलक वाली रील आज पूरे भारत के दिलो दिमाग में ट्रेंड कर रही है। रामलला अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। सोचिए रामलला के मस्तक तक
सूर्य की किरणों को पहुंचाना कितना कठिन रहा होगा, कितनी बड़ी चुनौती थी। इसके पीछे की जो तकनीक है उसमें कितनी मेहनत चाहिए, आज आपको जानना चाहिए। आप देखिए कैसे इस मुश्किल को आसान बनाया गया। पहले सिर्फ 20 सेकंड में समझिए कि कैसे सूर्य की किरणें आसमान से मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला तक पहुंची। मैं आपको यहां पर ग्राफिक्स के जरिए एक एक चीज बताने जा रहा हूं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा किस तरीके से वो सूर्य की किरणें गर्भगृह में रामलला के मस्तक तक पहुंची। आइए देखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तीसरी मंजिल पर लेंस वाला प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, एक एक चीज हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, इसमें 4 मिरर और 4 लेंसेज का इस्तेमाल किया गया। अष्टधातु के 20 पाइपों से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक पहुंचाने के लिए 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया था। हर मोड़ पर एक लेंस और दर्पण लगाया गया ताकि सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट यानी परिवर्तित होते हुए आगे बढ़े। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें लेंस के बाद पाइप के जरिए दूसरे और तीसरे दर्पण तक पहुंची। तीसरे दर्पण से रामलला के मस्तक पर लगभग 4 मिनट तक सूर्य तिलक किया गया। अब हर साल रामनवमी पर सूर्य की किरणें इसी तरह रामलला का तिलक करेंगी। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये तो सिर्फ सूर्य किरण के गर्भगृह तक पहुंचने की प्रक्रिया है। आपको अब उस तकनीक के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से आज ये शुभ अवसर मिला है। ध्यान से देखिए, वो जो एक एक डिटेल हम आपके सामने लेकर आए हैं। बताया जा रहा है कि सूर्य तिलक के लिए 50% तक किरणों की गर्मी घटाई गई ताकि भगवान राम की प्रतिमा तक गर्म किरणें ना पहुंचें। सोचिए जरा, और कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इसके लिए विशेष तौर पर IR फिल्टर ग्लास का इस्तेमाल किया गया जिससे सूर्य की गर्म किरणें रामलला के मस्तक पर नहीं पड़े। अष्टधातु पाइप के जरिए सूर्य की रोशनी मंदिर के अंदर तक लाई गई थी। पाइप को फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग से जोड़ते हुए मंदिर के अंदर लाया गया था। पाइप को मंदिर की दीवारों के पीछे इस तरह से सेट किया गया कि वो किसी को दिखाई न दे। उसके बाद दूसरे पाइप को जोड़ते हुए इसे अंदर लाया गया। मंदिर में मौजूद पुजारियों ने भी बताया कि लोहे के पाइप से सूर्य की किरणों का आना धार्मिक कारणों से ठीक नहीं था, इसीलिए सूर्य की किरणों को लाने वाले पाइप को कांच और अष्टधातु से बनाया गया। आज जिस वक्त अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी असम में थे। असम के नलबाड़ी में चुनाव की जनसभा को संबोधित करने के बाद हेलीकॉप्टर में पीएम मोदी ने इस तिलक को अपने टैबलेट कंप्यूटर पर देखा। ये देखिए जरा। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर नजर आए। उन्होंने अपने जूते उतार कर रखे हुए थे और एक हाथ अपने सीने पर रखकर रामलला की आराधना में लीन नजर आए। सूर्य तिलक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, यह बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परम आनंद का क्षण है। यह सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। पीएम मोदी ने त्रिपुरा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान रामलला के सूर्य तिलक का जिक्र किया। राम जी का दिन है, आज मेरे प्रभु का दिन है और बड़ा मुझे हर्ष हो रहा है कि मेरे भाग्य मेरे राम जी ने मुझे बुलाया है, इसलिए खुशी हो रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? हाथरस से। हाथरस से आए हैं, तो आज रामनवमी में राम के दर्शन के लिए? हाँ, राम जी के दर्शन करने के लिए। पिछली बार भी आए थे, पिछली साल आए थे और आज फिर आए हैं। राम जी का भव्य मंदिर बनाना, उसे देखने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है।
प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल की एक किरण भेज रहे हैं। ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। भगवान राम के सूर्य तिलक के दौरान वैसे तो कई विधि विधान का पालन किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राजोपचार पूजा की, जो विशेष तरीके से की जाती है। इसमें आराध्य की पूजा आभूषण 56 भोग राजसी ठाट बाट के साथ की जाती है। आज लोग जानना चाहते हैं कि चूंकि आज भगवान राम का जन्म हुआ, जन्मोत्सव मनाया जाए और एक तरीके से राजा भी हैं, ये राजोपचार पूजा क्या है बेसिकली? राज्योपचार पूजा भैया बृहद स्वरूप में की जाती है। पंचोपचार पूजा होती है, षोडशोपचार होती है, 32उपचार होती है, इसके बाद राज्योपचार हो। राज्योपचार पूजा की दो पद्धतियां हैं, एक है लघुत्रयी, दूसरी है बृहत्त्रयी। जो बृहत्त्रयी अंतर्गत जो पूजा होती है वही राज्योपचार कहलाती है, जिसमें एक एक मंत्र से एक एक सामग्री चढ़ाई जाती। भगवान आए तो भगवान का आवाहन करने के बाद भगवान का चरण प्रक्षालन किया गया, अर्घ्य दिया गया, हाथ पैर धुलाया गया, स्नान कराया गया और उस स्नान की प्रक्रिया आपने अभिषेक के माध्यम से देखी। उस अभिषेक में भी जितने प्रकार के अभिषेक होते हैं उन सब का प्रयोग किया जाएगा, पंचामृत से, पंचगव्य से, और फिर दूध, दही, घी, मधु और गंधोदक, जो आप पीला और लाल कलर का आप देख रहे हो तो वह गंधोदक से स्नान किया गया। ठीक, तो वह उस हर एक एक सामग्री का अपना अपना व्यक्तिगत मंत्र है, उससे उसका पूजन किया। कितनी देश में भगवान राम सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि राजनीति के केंद्र में भी रहे हैं। अयोध्या में जब भगवान राम का सूर्य तिलक हो रहा था तो वहीं यूपी के ही सहारनपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में जुटी थीं। इस दौरान राम मंदिर और भगवान राम को लेकर उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कैसे जनता के उपासक और सत्ता के उपासक वाला कटाक्ष किया, खुद देखें आप। राम लड़े, सत्य के लिए लड़े, और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी, इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूजते हैं। इस देश के सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। तो ये इस देश की पुरानी परंपरा है। आज को जो इस देश में सत्ता में बैठे हैं वो माता के उपासक नहीं है, वो सत्य के उपासक नहीं है, वो शक्ति के उपासक नहीं है, वो सत्ता के उपासक हैं। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं इंद्रदेव की मेहरबानी दुबई पर जो हुई है, जिसकी वजह से वो दुबई नहीं डुबई हो गया। वो देखिए, वहां एक ऐसा तूफान आया जिसने दुबई को दुबई बना दिया है। आपके सामने जो टाइम लैप्स वीडियो है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको एकदम गौर से देखिएगा। उसमें तूफान की एंट्री रिकॉर्ड हुई है। ये देखिए, पॉइंट देखिए जरा, इस पॉइंट पर जब ये तूफान की एंट्री रिकॉर्ड हुई है। इस वीडियो को देखते हुए किसी के भी मन में यह बात आएगी कि चमचमाता दुबई जो रेगिस्तान में बसा है, वहां अचानक ही एक दिन में 1.5 साल के बराबर बारिश कैसे हो गई? आखिर रेगिस्तानी दुबई में बाढ़ के हालात क्यों बन गए? आपको बता दें कि दुबई में साल भर में बारिश का कोई सीन नहीं रहता है। वहां बारिश अक्सर क्लाउड सीडिंग की मदद से करवाई जाती है। ऐसे में कई तरह के शक और आशंकाएं हैं, इन पर हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप तस्वीरें देखिए जो बता रही हैं कि मूसलाधार बारिश और भीषण बाढ़ ने रेत और रेगिस्तान वाले दुबई को कैसे पानी पानी कर दिया। ये तस्वीरें सिर्फ कुछ घंटे की बारिश के बाद की हैं। आप जरा देखिए, सड़कें समंदर की तरह दिख रही हैं। यहां पर ये देखिए, बारिश देखिए जरा किस तरीके से हो रही है। ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां बारिश और बाढ़ का विकराल रूप ना हो। बताया जा रहा है कि 75 वर्षों में दुबई में हुई ये सबसे भयानक बारिश है। दुबई की अगली तस्वीर और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। चमचमाती इमारतों के बीच आपको सड़कों पर कारें तैरती हुई दिखाई देंगी, और वहां पर तो कारें आप जान सकते हैं कितनी
आलीशान होती हैं। पार्कों में खिलौनों की तरह तैरते हुए गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। एयरपोर्ट का आधे से ज्यादा हिस्सा कैसे पानी में डूब गया है। मॉल और बाजारों में पानी घुस गया है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर किस तरह मजबूरी में बंद करने पड़े। ये सारी तस्वीरें आश्चर्यजनक हैं। हिंदी फिल्मों में न जाने कितने गाने बारिश पर लिखे गए हैं, लेकिन दुबई की इस बारिश पर कोई चाह कर भी गाना नहीं लिख पाएगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। वैसे आपको बता दें, जो आमतौर पर 2 साल में होती है। हालांकि दिल्ली में पिछले साल 24 से 36 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जब पूरी दिल्ली अस्त व्यस्त हो गई थी। यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दुबई के हालात इस वक्त कैसे हैं, दुबई कैसे दुबई बन गई। इन हालात पर हमने 120 सेकंड की न्यूज रील तैयार की है। इस रील में दुबई की रिकॉर्ड तोड़ बारिश के वीडियो सबूत। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से बारिश हुई है, इस बारिश के कारण पूरा यूएई तराही मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह की बारिश हुई है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश 75 सालों में इस तरह की बारिश कभी भी नहीं है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले 24 घंटे में बारिश के कारण चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। और यूजुअली आपको ये मालूम है कि मिडल ईस्ट में बारिश इतनी ज़्यादा होती नहीं है एंड दुबई में अक्सर क्लाउड सीडिंग के ज़रिए बारिश कराई जाती है। बट कुदरत का कहर इस तरह से बरपा है इस बार कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आधी गाड़ियाँ में पानी घुसा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे लोगों को। जैसा कि हमने सत्ता की इस कुंजी की शुरुआत में भी बताया था, दुबई एक ऐसी जगह है जहां क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराई जाती रही और इसी बाढ़ और विनाश की वजह से क्लाउड सीडिंग को ही इसके पीछे की रीजनिंग बताया जा रहा है। मतलब बारिश के लिए दुबई जिस तकनीक पर निर्भर है, उसकी वजह से ही ऐसी भयानक बारिश हुई कि सब कुछ डूब गया। आखिर क्लाउड सीडिंग कैसे दुबई में कुदरती कहर की वजह बन गई, इस पर हमने कई जानकारियां दुबई के अपने न्यूज मित्रों से इकट्ठा की हैं। बताया जा रहा है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था। आशंका जताई जा रही है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और जबरदस्त बारिश शुरू हो गई और फिर दुबई का मिजाज बदल गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि मौसम में बदलाव करने का यह लापरवाही भरा प्रयास था। ऐसी खबरें हैं कि 15 और 16 अप्रैल को एयरपोर्ट से क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़े थे। पिछले 2 दिनों में इन विमानों ने 7 बार उड़ान भरी। ऐसा लगता है कि क्लाउड सीडिंग के दौरान तकनीकी रूप से कुछ गलत हो गया, जिसका खामियाजा प्रैक्टिकली रूप से दुबई को भुगतना पड़ा। लेकिन दरअसल दुबई में हमेशा पानी की कमी रहती है, हम सब जानते हैं। इसीलिए यहां की सरकार आर्टिफिशियल बारिश या क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराती है। यह पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। यूएई में साल 1982 में पहली बार क्लाउड सीडिंग की गई थी। तब से इसी के भरोसे दुबई रहता है और आज इसी दुबई को दुबई बना दिया इसी पूरी घटनाक्रम ने। वैसे आपके मन में एक सवाल होगा कि कृत्रिम बारिश होती क्या है? आसमान में विमानों के जरिए एक तय ऊंचाई पर बादलों के बीच केमिकल छोड़े जाते हैं, इसे क्लाउड सीडिंग करते हैं। क्लाउड सीडिंग में केमिकल के रूप में सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस और साधारण नमक का घोल होता है। इस घोल को बादलों के बीच छोड़ने के लिए विमान हवा की दिशा से उल्टी दिशा में उड़ान भरता है। इसी दौरान छिड़काव होता है। केमिकल छिड़काव के लिए जरूरी होता है कि आसमान में कम से कम 40% बादल हो जिनमें थोड़ा पानी मौजूद हो। इससे बादलों में कंडेंसेशन यानी हवा में मौजूद नमी के पानी में बदलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और बारिश की स्थिति बन जाती है।
बताया यह भी जा रहा है कि दुबई और उसके आसपास के देशों में बेहद धीमी गति से दक्षिणी जेट स्ट्रीम बह रही थी। यह वायुमंडल में हवा का एक खास तरह का बहाव है। दुबई और उसके आसपास के क्षेत्र में धूल भरे तूफान की स्थिति बनी रहती है। धूल अपने आप में क्लाउड सीडर है। माना जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग इसलिए गड़बड़ हुई क्योंकि धूल के कण भी बड़ी मात्रा में इस प्रक्रिया में शामिल हो गए। आर्टिफिशियल बारिश के लिए यूएई में रेन एनहांसमेंट प्रोग्राम चलता है, जिसे वहां के मौसम विभाग देखता है। इसके तहत वैज्ञानिक वायुमंडल की जांच करते हैं, जिसमें खास तौर पर हवा में मौजूद कणों की जांच होती है। इसके बाद क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह तय किया जाता है कि कितनी बार क्लाउड सीडिंग करनी है। यूएई में 86 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, 6 वेदर रेडार हैं जो पूरे देश में मौसम पर नजर रखते हैं, पल पल की जानकारी निकालते हैं। इसी दौरान लापरवाही हुई है जो आज पूरे दुबई पर भारी पड़ गई है। वैसे ये कहानी सिर्फ दुबई की ही नहीं है। हाल ही में ओमान में क्लाउड सीडिंग की वजह से जो बारिश हुई और बाढ़ की स्थिति बनी, उससे 18 लोगों की मौत हो गई थी। सोचिए जरा। सत्ता में अब हम आपको दुबई की बारिश से सीधा यूपी के सियासी मॉनसून में लेकर चलते हैं, जहां हर कोई वोटों वाली बारिश में तरबतर होना चाहता है। और इसी अरमान से आज उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों के बाद एक राजनीतिक फिल्म का पार्ट 2 रिलीज किया गया और इस फिल्म का नाम है यूपी के 2 लड़के, जिसके 2024 एडिशन के बारे में आज हम आपको बताएंगे और यह भी दिखाएंगे कि जब 2017 में यह फिल्म रिलीज हुई थी तो सियासत के बॉक्स ऑफिस में इसके वोटों का कलेक्शन क्या था। आज 7 साल बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने फिर एक साथ एक मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौका था रामनवमी का, इसीलिए दोनों ने मिलकर शब्दों के बाण भी खूब चलाए और निशाना थी बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल और अखिलेश ने 31 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने बयान में जिन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया, पहले वो देखिए। अखिलेश जी, नंबर 1 जो पहला कीवर्ड है, इसमें पहला कीवर्ड है भ्रष्टाचारियों का गोदाम। इसके बाद अखिलेश ने लूट और झूठ शब्द का भी प्रयोग किया। राहुल गांधी ने कहा इस बार बीजेपी सिर्फ 150 सीटों तक सिमट जाएगी। अखिलेश यादव का के एक बयान का कीवर्ड था नैतिकता का बुलबुला और राहुल गांधी ने एक बार फिर इस लोकसभा चुनाव में को विचारधारा का चुनाव बताया। ये कीवर्ड शायद आपको साधारण लग रहे हो, लेकिन अखिलेश और राहुल को यकीन है कि इनके जरिए वो 24 वाली सत्ता की मास्टर की हासिल कर लेंगे। वैसे आज राहुल गांधी और अखिलेश ने वर्ष 2024 में बीजेपी से टकराने का डबल फॉर्मूला भी देश को बता दिया है। राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को इस बार इंडिया अलायंस हरा देगा, तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर पीडीए नाम का अस्त्र चलाया, जिसका मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 2024 के सियासी युद्ध के लिए कांग्रेस और एसपी के बीच सीटों का फॉर्मूला पहले से तय हो चुका है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां मिलकर 63 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि कांग्रेस को 17 सीटों वाला चैलेंज दिया गया है। वैसे आंकड़ा भी बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचा है, क्योंकि एसपी कांग्रेस के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए सिर्फ 11 सीट देने के लिए राजी थी, लेकिन बाद में यूपी के 2 लड़कों के बीच सहमति बन गई और सीटों का बंटवारा हो गया। आज राहुल और अखिलेश को विश्वास है इस बार यूपी में सत्ता वाली बात बन जाएगी। जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं। प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन जीतेगा और एनडीए का सफाया हो जाएगा। दोनों में से कोई भी, पूरे उत्तर प्रदेश में से कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी जी 2019 का चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे। अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे। अब इस खबर पर सत्ता की कुंजी खोलते हैं। पहले आपको बताते हैं कि जिन 17 सीटों पर कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ने वाली है, वहां 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। कांग्रेस के लिए बात थोड़ी टेंशन वाली है, क्योंकि 2019 में इन 17 में से 14 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 17 में से 14, जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट रायबरेली पर विक्ट्री साइन दिखाने का मौका मिला था, जबकि 2 सीट पर सत्ता की रेस में हाथी आगे निकल गया था। लेकिन अब यूपी के 2 लड़कों के 2017 एडिशन वाले आंकड़े देखते हैं, जब पहली बार राहुल और अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में मिलकर साथ लड़ने का फैसला किया था। समाजवादी पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों में से 298 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस को 105 सीटें मिली थी। तब एसपी को सिर्फ 47 सीट पर जीत मिली और कांग्रेस को 7 सीट पर। यानी दोनों ने मिलकर 2017 के विधानसभा चुनाव में 54 सीटें जीती थी और तब यह राजनीतिक फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। वैसे उस वक्त राहुल गांधी की उम्र 46 वर्ष थी और अखिलेश की उम्र 43 वर्ष थी। और अब जब यूपी के 2 लड़के फिर से बीजेपी से टकराने निकले हैं, तब राहुल की उम्र 53 वर्ष है और अखिलेश की उम्र 50 वर्ष हो चुकी है। सवाल है इस बार इस जोड़ी का क्या होगा। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल और अखिलेश को लेकर एक तंज भी किया था, वो देखते हैं। आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। वैसे एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि यूपी में जिन 17 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने का चांस मिला है, उनमें से सिर्फ अमेठी और रायबरेली को छोड़कर वो सभी 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। लेकिन अमेठी और रायबरेली वाला रहस्य जस का तस बना हुआ है। आज अमेठी को लेकर भी राहुल से एक सवाल किया गया, इस पर उनका जवाब काफी दिलचस्प है। अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। अब हम आपको सत्ता का वो कलेश दिखाने जा रहे हैं जिसमें बात बहुत आगे निकल गई और इसमें बहुत आग है। रोज इसके नए नए एपिसोड किसी वेब सीरीज की तरह रिलीज हो रहे हैं और हम उन्हें शब्दशः आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हम आपको सत्ता के कलेश के 2 राउंड दिखाएंगे। इसमें पहले राउंड की लोकेशन है झारखंड, जबकि दूसरे राउंड की स्थानीय पता है असम। झारखंड में सत्ता का कलेश करने वाले नेता का नाम है नजरुल इस्लाम, जो जेएमएम के हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बयान देकर राजनीति में शब्दों वाली मर्यादा रेखा को लांघने का काम किया है। जबकि इस कलेश के दूसरे किरदार हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनके गांधी परिवार पर दिए एक बयान से सत्ता का कलेश छिड़ा है। तो पहले हम आपको राउंड 1 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम से मिलवाते हैं, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुपरसोनिक मिसाइल वाली रफ्तार से वायरल हो रहा है। ये बेशर्म बयानों का वो पक्का रंग है जो चुनाव से पहले कुछ नेताओं पर जोर शोर से चढ़ा हुआ है और इसीलिए वो मर्यादा, शिष्टाचार, सही गलत सब भूल अपने विरोधियों पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं।
सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी पर नजरुल इस्लाम का वो वायरल बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी की आत्मा में धीरे धीरे अब हिटलर बस रहा है। हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि इस देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाएगा। जोश में होश कैसे गंवाए जाते हैं, ये उसका एक सबूत है। वैसे राजनीति में सुर्खियां बटोरने वाला एक हिट फॉर्मूला है, पहले किसी नेता पर आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान दो और जब बात हद के बाहर निकल जाए तो फौरन बयान से यू टर्न ले लो या धीरे से बचकर किनारा पकड़ लो। ऐसा ही कुछ नजरुल इस्लाम भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन बीजेपी गुस्से से गर्म। नजरुल इस्लाम उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो घूमता फिर रहा है, कह रहा है कि साहब मैंने सही कहा, प्रधानमंत्री को 400 फीट के नीचे गाड़ देंगे। ये खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहा है और इस प्रदेश की तुष्टिकरण में पुलिस सरकार जैसा सोचती है वैसे ही कर रही है। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, जो बयान है वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। मुझे लगता है स्थानीय एक सभा थी, बोलने के क्रम में उन्होंने बोल दिया। पूरे भाषण के क्रम में किस परिप्रेक्ष्य में क्या वो बोलना चाह रहे थे, उसका आशय क्या था, जहां तक हम लोगों को जानकारी मिली कि राजनीतिक रूप से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। प्रधानमंत्री महोदय हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। राजनीतिक रूप से जमींदोज करने की बात, लेकिन फिर भी पार्टी के संज्ञान में आया, पार्टी इस पर जांच करेगी। मंच में सबके सामने बोला इसलिए साहब फंस गए, वरना ये भी कह सकते थे कि डीप फेक है। अरे बताइए, अब आपको आगे खबर बताना था, ये हूटर जी फिर से ब्रेकर लगा देंगे। खैर, वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन हमारी न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नमस्कार।